Hello guys, welcome to E-Study Zone. From the last video, I have started a new chapter of chemistry, structure of the atom. And in the previous video, I have discussed already what is atom, what is molecule, what is John Dalton's atomic theory. And in order to know the structure of atom, what is inside an atom, we have started models to know the structure of atom. We have started firstly Thomson's model of atom, and in this video I am going to discuss about Rutherford's scattering experiment, which is another model. It's an important model because in this only model there is nucleus discovered. Nucleus was discovered by Rutherford's scattering experiment. Before starting the video, I request you to like the video, share it to your friends, and please do subscribe my channel. So now we start with the Rutherford scattering experiment. So in 1911, Rutherford and his co-workers carried out a series of experiments with alpha particles. उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली होते क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम एटम होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए होते हैं फ्रॉम हीलियम एटम. व्हेन वी रिमूव हीलियम एटम, व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन, these are alpha particles, He+2. Alpha particles are positively charged. These can be get by any radiations emitted by radioactive substances. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? He+2 हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया होता है. Each alpha particles consists of a mass equal to about 4 times that of hydrogen atom. इनका जो मास होता है अल्फा पार्टिकल्स का, वो अल्फा पार्टिकल्स का मास 4 टाइम्स होता है हाइड्रोजन एटम के, और इन पे +2 चार्ज होता है. 4 टाइम्स हाइड्रोजन एटम के इनका मास होता है, और ये होते हैं He+2. तो रदरफोर्ड ने अपने कोवर्कर्स के साथ इन्हीं अल्फा पार्टिकल्स के साथ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिनमें उसने क्या किया, एक बीम ली अल्फा पार्टिकल्स की, एंड ही टुक द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. उसने अल्फा पार्टिकल्स की बीम, जैसे यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक पोलोनियम, इससे है क्या, अल्फा पार्टिकल्स की बीम उसने स्कैटर की. उसने किस पे स्कैटर की? गोल्ड की बिल्कुल थिन फॉइल पे, जिसकी थिकनेस 0.0004 सेंटीमीटर, इतनी कम गोल्ड की थिन फॉइल ली उसने, जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बीम स्ट्राइक की. एंड दिस फॉइल वाज सराउंडेड बाय ए सर्कुलर फ्लोरोसेंट ZNS स्क्रीन. और जो ये थिन गोल्ड फॉइल थी, इसके सराउंडिंग में क्या थी? ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी. क्योंकि जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे कोई भी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होगा तो इसमें से फ्लैश प्रोड्यूस होगा, इसलिए उसने ये स्क्रीन वहां पे ली. तो क्या हुआ, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जब अल्फा पार्टिकल्स निकले, तब उसने यहाँ पे क्या लिया, जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे आके स्ट्राइक हुए तो उसके एक्सपेरिमेंट्स की क्या ऑब्जर्वेशंस क्या थी, जैसे कुछ ऑब्जर्वेशंस क्या थी उसके इस एक्सपेरिमेंट्स की. उसने क्या नोटिस किया कि जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए. मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, वो स्ट्रेट चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, वो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, थिन फॉइल से स्ट्रेट जाके स्क्रीन से टकराए. और उसने क्या देखा, ए फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरी स्मॉल एंगल्स. सेकेंड ऑब्जर्वेशन, 99% तो क्या थे, विदाउट डिफ्लेक्शन
they went straight without deflection. 99% पार्टिकल स्ट्रेट चले गए और स्क्रीन से टकराए, और कुछ बिल्कुल very few of them get deflected through small angles. Few of them deflected through small angles. और काफी कम जो ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो उससे टकराए और बिल्कुल स्मॉल एंगल्स में डिफ्लेक्ट हुए. एंड हु डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरी स्मॉल एंगल्स, उनमें से कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बहुत ही स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए, लाइक 15 डिग्री 30 डिग्री ऐसे बिल्कुल स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए, जबकि 99% विदाउट डिफ्लेक्शन गए. पर उनमें से कुछ बिल्कुल रेयर पार्टिकल्स ही ऐसे थे, जैसे कि इन 20,000 पार्टिकल्स ओनली वन पार्टिकल डिफ्लेक्टेड टू लार्ज एंगल्स. 2000 में से केवल एक ही पार्टिकल ऐसा था जिसमें लार्ज डिफ्लेक्शंस हुई, जैसे कि वो आया और बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल से वापस चला गया. लार्ज डिफ्लेक्शन 20,000 में से केवल एक ही अल्फा पार्टिकल में हुई. तो उसने इस एक्सपेरिमेंट से, इन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला, जैसे कि मान ले ये एटम है, उसने कंक्लूजन निकाला कि एटम के बीच में, सेंटर में, जहाँ पे एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं. यहाँ से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, जो कि एटम का मास है सारा वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, और जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट है किसी एटम के. जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आए, यहाँ से वो अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस है किसी एटम में, यहाँ से अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड निकल गए. जब कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ आया तो वो भी बिल्कुल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, जैसे यहाँ से स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ कोई भी अल्फा पार्टिकल. बट जब जो रेयर थे, जो 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ होगा जो न्यूक्लियस से टकराया होगा, उसकी डिफ्लेक्शन हुई होगी, लार्ज डिफ्लेक्शन हुई होगी केवल एक पार्टिकल की, या फिर काफी बहुत ही कम पार्टिकल्स की ऐसी डिफ्लेक्शन हुई होगी जो बिल्कुल न्यूक्लियस से सीधा सीधा टकराए होंगे. क्योंकि क्या है, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं He+2 है, उन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड वो भी पॉजिटिवली चार्ज है. न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स हैं. उस टाइम तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी. तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या लिया था कि टोटल जो पूरा एटम का मास है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसपे सारा मास कंसंट्रेटेड है, वो भी पॉजिटिव मास कंसंट्रेटेड है, और वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज हैं. जब कोई अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन की वजह से उसमें लार्ज डिफ्लेक्शंस होंगे, लार्ज डिफ्लेक्शन. रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था कि जो उसके, हम बात करते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स की. ये हमने देखा था कि उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो कैसा था और उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी. अब इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने क्या कंक्लूजन निकाले, कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. इस कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पहला कंक्लूजन तो ये निकलता है कि जो एटम है उसका 99% स्पेस वो एम्प्टी है, बिल्कुल होलो है वो एटम. 99% स्पेस विद इन एन एटम इज एम्प्टी, क्योंकि कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुए थे. जो 99% पार्टिकल्स है वो अनडिफ्लेक्टेड निकल गए थे, जो फॉयल से अनडिफ्लेक्टेड निकल गए थे. तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो बहुत सारा स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी है.
दूसरा कंक्लूजन क्या था कि दूसरी ऑब्जर्वेशंस में उसने ये निकला था कि जो काफी कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। बट अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो न्यूक्लियस का जो मास है, जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है पूरे एटम के कंपैरिजन में, और जो जो पार्टिकल्स उससे मतलब थोड़ा बहुत साइड बाय साइड टकराए वही थोड़े स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए होंगे। तो इससे क्या पता लगता है कि जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम है इज वेरी स्मॉल एंड इट्स सिचुएटेड in the center of atom covering less space। 99% तो एम्प्टी ही है और जो न्यूक्लियस है वो हैवीली पॉजिटिवली चार्ज है। और थर्ड कंक्लूजन उसने क्या निकाला कि जो बहुत जिन अल्फा पार्टिकल्स में हैवी डिफ्लेक्शंस हुई थी, जो बिल्कुल अपने पाथ से लौट ही गए थे, मतलब पूरे 180 डिग्री पार्टिकल्स लौट ही गए थे, तो उसका मतलब क्या था कि जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल रिजिड है। मतलब न्यूक्लियस बिल्कुल रिजिड है किस वजह से? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स उससे कोलाइड हुए वो बिल्कुल रिकॉइल हो गए, वो बिल्कुल लौट गए। तो मतलब न्यूक्लियस बिल्कुल रिजिड है, वो इतना सॉफ्ट नहीं है कि न्यूक्लियस डिफ्लेक्ट हो जाए। अल्फा पार्टिकल्स ही वापस डिफ्लेक्ट हो गए। तो मतलब न्यूक्लियस इज रिजिड, heavily positively charged, heavily positive charge तो है ही। nucleus is rigid such because the alpha particles after collision recoil back। अब जो रदरफोर्ड के अब हम रदरफोर्ड के मॉडल की ओवरऑल बात करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के उससे हमें ये तो पता चल ही गया कि जो न्यूक्लियस है वो हैवीली पॉजिटिव है। रदरफोर्ड जो मॉडल से पता लग गया ना कि जो न्यूक्लियस है वो काफी हैवीली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसका मास बहुत ही कम होता है। वो मास बहुत कम होता है, वो जो कंसेंट्रेटेड होता है बिल्कुल कम स्पेस में होता है। अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है? न्यूक्लियस बहुत ही कम वॉल्यूम कवर करता है। इट्स डायमीटर ऑफ अबाउट जो एटम का जो डायमीटर होता है वो इतने टाइम्स ज्यादा होता है फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टाइम्स एटम है वॉल्यूम फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इतने टाइम्स एक एटम की वॉल्यूम ज्यादा होती है। और जो उसके पास जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो बचता है एटम का, जैसे कि मान लो ये एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में एटम्स रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर एटम रिवॉल्व करते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार प्लैनेट्स सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। बट उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो सन और प्लैनेट्स है वो तो लार्ज बॉडीज हैं, वो तो हैवी बॉडीज हैं, बट ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स ये स्मॉल बॉडीज हैं। तो अब इससे हमें जो एटम का स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक पता लग गया। बट इस रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट की भी लिमिटेशंस थी। अब हम उन लिमिटेशंस की बात करते हैं। अब हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की जो लिमिटेशंस थी उनकी बात करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं। उन पे क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उन पे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कि बैलेंस होता है न्यूक्लियस में। जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो किससे बैलेंस होती है? इनके रिवॉल्विंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव इन इन्फ्लुएंस ऑफ
अट्रैक्टिव फोर्स, तो उसकी जो वो रेडिएशन एमिट करता रहता है कॉन्टिन्यूसली, उसकी एनर्जी कम होती रहती है, इट्स एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेज। जो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके वो रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है, वो रेडिएशंस के थ्रू एनर्जी को लूज करता रहता है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि जो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वाले उससे स्टार्ट हुआ है तो उसको स्पाइरल के फॉर्म में आते उसको एनर्जी लूज करते जाना चाहिए, स्पाइरली आते 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 उसको एकदम से न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए। जबकि जो एटम इस जो अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो वो स्पाइरली आके एकदम से न्यूक्लियस पे गिर ही जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब बिल्कुल स्टेबल होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी नहीं गिरता। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गिरेगा तो एटम तो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा ना, बट यू नो ऑल वेरी वेल दैट एटम इज क्वाइट स्टेबल। तो न्यूक्लियर की ये एक लिमिटेशंस थी जिसको बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था अच्छी तरीके से। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट बोहर मॉडल। सो थैंक यू।